हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अस यूट्यूब चैनल। आज हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में इसने भारत में प्रवेश किया था, वह धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करने में फोकस कर रही थी। जिसमें उसने बंगाल, अवध, पंजाब, धीरे धीरे कई राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। जिसमें आज हम सबसे पहले बंगाल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल साम्राज्य 1651 से 1762। मतलब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले प्रवेश कब किया था? 1651 में। इसके कारण क्या रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में ही प्रवेश किया? इसका सबसे प्रमुख कारण था आर्थिक सामरिक महत्व। उस समय जो बंगाल था वह आर्थिक महत्व से काफी इम्पोर्टेंट था। उस समय बंगाल की आर्थिक स्थिति काफी संपन्न थी। भारतीय राज्यों में बंगाल सबसे सुदृढ़ राज्य था उस समय, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया? बंगाल राज्य में। दूसरा, बंदरगाह क्षेत्र। बंगाल साम्राज्य भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और वहां जो समुद्री तट से लगा हुआ है पूरा, तो वो बंदरगाह क्षेत्र से भी काफी महत्वपूर्ण था, जिससे सामान लाने ले जाने में काफी सहायता मिलती थी और खनिज संपन्न। उस समय बंगाल खनिज की दृष्टि से भी काफी संपन्न प्रदेश था और क्षेत्रीय शक्तियों को भी इसमें चुनौती दी। वहां जाकर यही कारण रहे कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले प्रवेश किया। उस समय जो बंगाल था वो मुगल साम्राज्य का प्रांत था। किसका प्रांत था? मुगल साम्राज्य का। क्योंकि अभी भी मुगल साम्राज्य इतना कमजोर नहीं हुआ है, औरंगजेब का शासन था, तो मुगल साम्राज्य का प्रांत रहा बंगाल। उस समय बंगाल में दो मुख्य पद थे, सूबेदार और दीवान। वैसे वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती थी? सूबेदार। और दीवान वित्तीय मामले संभालता था। लेकिन जो उसका प्रशासनिक प्रमुख था, कौन था? अजीम उसान। वह राज परिवार से संबंधित था और वह अधिक समय दिल्ली में ही गुजारता था। राज परिवार सम्मत होने के कारण वह अधिक समय दिल्ली में ही गुजारता था। लेकिन जो वित्तीय प्रमुख था, मुर्शिद कुली खान, तो अगर अजीम उशान दिल्ली में अपना समय गुजारेगा और उसके बाद सबसे मुख्य पद है दीवान, तो वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई? मुर्शिद कुली खान। और यही बंगाल का आखिरी दीवान था, क्योंकि इसी के समय में इसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जो कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मतलब मुगल सत्ता से अलग घोषित कर दिया। तो अब मुर्शिद कुली खान के वंश का ही शासन चलेगा। तो इसमें जिसमें मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया, तो सबसे पहले उसमें शासन किया मुर्शिद कुली खान ने। उसके बाद आएंगे अलवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, और फिर दोबारा बैठेगा मीर जाफर और नजमुद्दौला। नजमुद्दौला एक 2.5 साल का शासक था, सिर्फ 2.5 साल का। इसके बाद नजमुद्दौला और मीर जाफर और क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि की जाएगी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो अब उस पर शासन कौन करेगा? मुर्शिद कुली खान। जैसे औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल में दीवान बनाया गया था। किसके द्वारा इसे दीवान बनाया गया था? औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में। इस समय सूबेदार कौन था? अजीम उसान। अभी हमने पीछे बात की थी कि सूबेदार था अजीम उसान, जो राज परिवार से संबंधित था। और संबंधित होने के कारण वो प्रायः दिल्ली दरबार में रहता था, वो अपना अधिक समय दिल्ली में ही गुजारता था। तो अब बंगाल की वास्तविक शक्ति किसके पास हुई? मुर्शिद कुली खान के पास। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। जो अजीम उशान था, उसे किसने सूबेदार नियुक्त किया था? फर्रुखसियर ने। कब? 1717 में। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, क्योंकि मुर्शिद कुली खान के ही शासनकाल में बंगाल स्वतंत्र घोषित हो जाएगा। तो मुगल सम्राट द्वारा अंतिम सूबेदार कौन था? अजीम उशान। इसी के समय से बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई। मुर्शिद कुली खान के वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई। कुली खान ने जो बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया था, तो वंशानुगत शासन का प्रारंभ हुआ था। तो मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलीवर्दी खान बैठा, जो 1740 से 1756 तक अपनी गद्दी पर बैठेगा। यह बहुत सीधा शासक था। इसने ना अंग्रेजों से युद्ध किया, ना इसके शासनकाल में कोई विद्रोह देखने को मिलता है। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। किससे की थी? मधुमक्खी से। और कहा कि यदि इन्हें छोड़ा, ये छोड़ा लिखा है, ये छेड़ा है, कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ने पर काट काट कर मार डालेंगी। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए, मतलब परेशान ना किया जाए, तो ये शहद देंगी, आपको लाभ प्राप्त करेंगी। अगर आप इन्हें छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, तो ये आपको काट काट के मार डालेंगे। मतलब ये इसके शासनकाल में किसी भी प्रकार का विद्रोह या युद्ध
अभी तक परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल ही चल रही थी, क्योंकि ना मुर्शिद कुली खान और ना ही अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप किया। लेकिन अब बात 1756 में बिगड़ गई, जब जल्दी क्रोधित हो जाने वाला युवा सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खां की जगह गद्दी पर बैठा हुआ युवा था और जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसने अंग्रेजों से मांग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के जमाने में व्यापार करते थे, उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार करें। लेकिन अंग्रेजों की शक्ति दक्षिण में बढ़ गई थी। इस घमंड में उन्होंने सिराजुद्दौला से उसकी मांग ठुकरा दी और उसने नवाब बनने के साथ ही सिराजुद्दौला को अपने विरोधियों का भी सामना करना पड़ा, जिनमें प्रमुख थे पूर्णिमा का बना नवाब शौकत जंग एवं उसकी मौसी घसीटी बेगम। अंग्रेजों ने इन विरोधियों को संरक्षण दिया और दूसरी तरफ नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ता में किलेबंदी भी शुरू कर दी। तो अब जाहिर सी बात है, जो नवाब है सिराजुद्दौला से क्रोधित तो होगा वो। तो अतः इसने अंग्रेज के विरुद्ध कार्रवाई की, इसने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की, क्योंकि पहली बार इसने इसकी मांग ठुकरा दी, दूसरी किलेबंदी भी इसकी बिना आज्ञा के शुरू कर दी। तो इसने अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कलकत्ता पर हमला किया। जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। जो इन्होंने किलेबंदी की थी फोर्ट विलियम की, उसने जून 1756 में उस पर अधिकार कर लिया। इसके संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल ने ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य उस घटना से है जिसके तहत नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में कैद किया था। मतलब जब उसने जून 1756 में अधिकार किया, तो उसमें उसने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन उनमें से केवल 23 जिंदा बचे। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज भी इस बात से भड़केंगे। अंग्रेज ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण करने के लिए मद्रास से सेना बुलाई। कहाँ से सेना बुलाई? मद्रास से। और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया। जो विरोधी थे वो तो अंग्रेजों के साथ ही थे। अब क्लाइव ने जो उसके नवाब के अधिकारी भी थे, जो उससे चलते थे या नवाब बनना चाहते थे, उनके साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इनमें प्रमुख कौन था? मीर जाफर सैन्य प्रमुख था, अमीर चंद्र पूंजीपति था, जगत सेठ फतेहचंद था कलकत्ता का बैंकर, माणिक चंद्र कलकत्ता का प्रभारी आदि को इन्होंने मिलाकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। सिराजुद्दौला के अधिकारियों को अपने पक्ष में करा था, उसको आगे चलकर प्लासी का युद्ध होगा, जहां से अंग्रेज वैध शासक बन जाते हैं। जो उनकी लूटपाट चल रही थी बंगाल में, अब वह उसके वैध शासक बन जाते हैं, उसको वैध मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे मीर जाफर 1757 से 1760। नवाब बनने के पश्चात इसने कंपनी को 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दी। ये वही मीर जाफर है जिसने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया था क्लाइव के साथ मिलकर। तो इसने साथ दिया था, तो अब नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। तो नवाब बनने के पश्चात इसने कंपनी को 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दी, क्योंकि नवाब बनना किसकी वजह से? कंपनी की वजह से। तो उसको 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दी और उपहार स्वरूप कुछ धन भी प्राप्त किया। किंतु ये अंग्रेजों की मांग से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध उच्च कार्यवाही की योजना बनाई। ये भी मतलब इसने साथ तो दिया, लेकिन जो उनकी लूटपाट थी अंग्रेजों की, उसके विरुद्ध तंग आ गया ये। उसने कुछ ही दिनों में उनके विरुद्ध डचों से मिलकर उच्च कार्रवाई की योजना बनाई, जिसका पता अंग्रेजों को लग गया। उसे कौन बताएगा? मीर कासिम। कौन बताएगा उसे? मीर कासिम। जैसे आगे चलकर 1759 में बिदरा का युद्ध में मीर जाफर की जगह डचों को अंग्रेजों ने पराजित किया और 6 की नवाब बनाया। 6 लिखा है, मीर कासिम को नवाब बनाया। तो हमने कल बताया था बिदरा का युद्ध वो किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और डचों के बीच में। लेकिन हुआ किसकी वजह से? मीर जाफर की वजह से। उन्होंने मीर जाफर को तो छोड़ दिया, पकड़ा किसको? डचों को। और किसे पराजित किया? डचों को। कब किया? 1759 में बेदरा के युद्ध में। और भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। और किसे नवाब बनाया? क्योंकि कौन साथ दे रहा था? मीर कासिम। तो मीर जाफर की जगह कौन नवाब बनेगा? मीर कासिम। अब मीर कासिम नवाब बन गया और 1760 में 63 तक इसने शासन किया। नवाब बनने के पश्चात अब इसे किसने नवाब बनाया? अंग्रेजों ने। तो अब ये भी अंग्रेजों को जो उपहार देगा, उसमें उसने उपहार स्वरूप अंग्रेजों को वर्धमान, मैदानपुर, चटगांव का क्षेत्र प्रदान किया। वर्धमान, मैदानपुर और चटगांव का क्षेत्र किसे प्रदान किया? अंग्रेजों को। और साथ ही उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धन दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने ही मीर कासिम को नवाब बनाया।
इस आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेन्सेंटाइन ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी है। सेना लिखा है, ये संज्ञा दी। जो परिवर्तन हुआ उसे क्रांति की संज्ञा दी। 1760 में बंगाल में हुआ सत्ता परिवर्तन ना तो बंगाल की जनता के लिए और ना ही अंग्रेजों के लिए क्रांति का सूचक था, बल्कि नवाब अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका था। जो बंगाल में परिवर्तन हुआ 1760 में, वो ना तो जनता के लिए हित में था और ना ही अंग्रेजों के लिए क्रांति का सूचक था। लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ उसके फलस्वरूप नवाब था बंगाल का, अंग्रेजों के हाथों एक कठपुतली बन चुका था। और जो 1760 में, अब मीर कासिम भी जल्द ही अंग्रेजों से तंग हो जाएगा और जाकर किससे मिल जाएगा? फ्रांसीसियों से। किससे मिल जाएगा? फ्रांसीसियों से। इसकी सूचना अंग्रेजों को दे देगा मीर जाफर, जो इससे पहले नवाब था। उसने कहा कि मैंने तो आपको फिर भी बहुत टाइम के लिए झेला, लेकिन मीर कासिम कुछ महीने में ही आपसे तंग आ गया और जाकर फ्रांसीसियों से मिल गया। तो इसकी सूचना किसको प्राप्त हो गई? अंग्रेजों को। तो उन्होंने मीर कासिम को तो नहीं पकड़ा, किसको पकड़ेंगे अब? ये फ्रांसीसियों को। और उन्होंने 1760 में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर भारत व्यापार से अलग कर दिया। और अब ये किसे वो बनाएंगे नवाब? मीर जाफर को। मीर जाफर ने जो मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी, तो अब दोबारा से नवाब बनेगा मीर जाफर। मीर कासिम के पश्चात इसे पुनः नवाब बनाया गया। इसके समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम व बंगाल का अध्यक्ष मीर कासिम कर रहा था। जो मीर कासिम को जिसने हटा दिया था, अब वो भी उसमें शामिल था बेतरा के युद्ध में। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की। किसकी संधि की? इलाहाबाद की। जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। अब ये वैध तरीके से इन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। नजमुद्दौला, जब इन्होंने मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो उन्होंने नजमुद्दौला को शासक बनाया। इन्होंने द्विज शासन लागू किया, क्योंकि अगर ये प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में शासन लेते तो इन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ता। इसलिए उन्होंने नजमुद्दौला केवल 2.5 साल के शासक को शासन संभालने दिया। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र 2.5 साल का पुत्र था ही, नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। इसी के समय इलाहाबाद की संधि की गई और उसके लिए क्लाइव है को लंदन से बुलाया गया। किसकी संधि की गई? इलाहाबाद की। और किसे बुलाया जाएगा लंदन से? क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि, इसमें अंग्रेज हस्ताक्षर करने वाले लॉर्ड क्लाइव, क्लार्क लिखा है क्लाइव, अवध का नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, ये 2.5 साल का जो शासक था वो, उसने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। किसने किए? लॉर्ड क्लाइव, अवध का नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। इलाहाबाद की संधि के प्रावधान क्या थे, अब ये हम देखेंगे। अवध के नवाब से इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र मुगल सम्राट को दे दिया गया। अवध के नवाब से अंग्रेजों ने इलाहाबाद व कड़ा के क्षेत्र को छीना और वह किसको दे दिया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। वह युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। अंग्रेजों की विजय हुई थी और ये पराजय हुई थी, तो उन्होंने अंग्रेजों ने अवध के नवाब से हार जाने के रूप में कितने रुपए प्राप्त किए? 50 लाख रुपए। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से वादा किया और अंग्रेजों ने साथ ही अवध के नवाब से वादा किया कि अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करेगी, कि अगर कोई भी शत्रु उसके हमला करते हैं तो अंग्रेज अवध की सहायता अवश्य करेंगे। क्या उन्होंने अवध से वादा किया कि अगर कोई भी शक्ति या शत्रु उन पर हमला करते हैं तो अंग्रेज उनकी सहायता अवश्य करेंगे, जिसका खर्च भी अवध का नवाब उठाएगा। मतलब जो भी खर्च आएगा वो कंपनी वहन नहीं करेगी, उसका वहन तो अवध के नवाब को ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति प्रदान करेंगे, उसका खर्च अवध का नवाब उठाएगा। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज भारत के वैध शासक बन गए। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत किए गए। मतलब इलाहाबाद की संधि हुई जो, उसने
अंग्रेजों को वैध शासक बना दिया। जो अभी तक लूट-खसुट कर रहे थे, लेकिन वो वैध शासक नहीं थे। इलाहाबाद की संधि ने अब उसे वैध शासक भी बना दिया। अब वे बंगाल राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत थे और बंगाल में जो राजस्व प्राप्त हो रहा था, उसे भी वह प्राप्त करेंगे और किसके द्वारा अधिकृत किए गए? मुगल सम्राट द्वारा। इस तरह बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जो प्लासी के युद्ध से लूट खसुट चली आ रही थी, उसको बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों की भारत की विजय को आगे बढ़ाया और वैध शासक बनाया। अब प्लासी से चली आ रही धन की लूट को वैधानिक मान्यता मिल गई। जो प्लासी के जो 1757 से जो सिराजुद्दौला के समय हुई थी, जो लूट खसुट चल रही थी, उसको वैधानिक मान्यता मिल गई। कब मिल गई? वैदरा बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था, इसलिए बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है।